देखो, स्टेजेस ऑफ कंसोलिडेशन। सबसे पहले ये समझो कि स्टेजेस ऑफ कंसोलिडेशन में तीन स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली इनिशियल, इम्पैक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, समय कौन है, बंद करो ये। इनिशियल कॉम्पैक्शन। ठीक। इनिशियल कॉम्पैक्शन इसमें क्या होता है कि इनिशियली जब तुम लोड लगाओगे तो सबसे पहले क्या निकलते हैं उसमें से, वॉइड्स। वॉइड्स में क्या निकलता है सबसे पहले, एयर। ठीक है। हाँ, तो जो इनिशियल कॉम्पैक्शन वाली स्टेज है ठीक है, वॉइड से एयर रिमूव होती है इनिशियल स्टेज में। ठीक है, फिर आता है प्राइमरी कंसोलिडेशन, नेक्स्ट स्टेप। प्राइमरी कंसोलिडेशन में क्या होता है, जब कंप्लीटली एयर निकल जाती है तो वो कौन सी कंडीशन में आ जाती है, सैचुरेटेड। जितनी भी तुम स्टडी करते हो वो इसी स्टेज में करते हो, किसमें, प्राइमरी कंसोलिडेशन में। प्राइमरी कंसोलिडेशन में अंडर सैचुरेटेड कंडीशन होती है। आफ्टर इनिशियल कंसोलिडेशन स्क्वेजिंग आउट ऑफ द पोर वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम द लोड सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, दिस कॉज रिडक्शन इन वॉल्यूम विच इज कॉल्ड प्राइमरी कंसोलिडेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज controlled by permeability and compressibility of the soil. With the passage of time, as the pore water pressure dissipates, rate of flow decreases and ultimately flow ceases altogether. ठीक है, एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जो फ्लो है, वाटर जो निकलना था जितना वो निकल जाता है, और उसके बाद जो फ्लो है वो कम्प्लीटली सीज आउट हो जाता है। इसका मतलब वाटर का फ्लो नहीं होता है, तो पोर वाटर प्रेशर इज टर्न स्टार्ट टू बी जीरो, मतलब कि ये टर्न हो जाता है जीरो में। ठीक है, दिस मार्क्स द एंड ऑफ द प्राइमरी कंसोलिडेशन इन कोर्स ग्रेन सॉइल। ये मैंने बताया था, प्राइमरी कंसोलिडेशन अकर्स क्विकली बिकॉज ऑफ हाई परमेबिलिटी। ठीक है, मैंने सैंड और क्ले का तो मैं एग्जांपल दिया था कि सैंड के केस में जल्दी हो जाता है, क्ले के केस में टाइम। वाइल इन फाइन ग्रेन सॉइल इट अकर्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि ये बहुत टाइम लेता है। जितने भी तुम मतलब अपने इसमें सिलेबस में फॉर्मूले पढ़ोगे वो प्राइमरी कंसोलिडेशन से रिलेटेड होंगे। मतलब सीधा सीधा तुम्हें ये याद होना है कि वाटर डिसिपेट आउट होगा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 होगा, पोर्स कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर होंगे। ठीक है, इसी के लिए हम टाइम कैलकुलेट करेंगे कि कितने टाइम बाद कंप्लीटली सेटलमेंट हो जाएगी, कितने टाइम बाद वो वाटर डिसिपेशन हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर जीरो हो जाएगा, ये सब इसी में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन में क्या होगा, जब प्राइमरी कंसोलिडेशन हो जाता है तो जो सॉइल ग्रेन्स होते हैं ना, वो अपने आप को फिर रीएडजस्ट करते हैं। ठीक है, इनके जो रीएडजस्टमेंट में जो प्रोसेस यूज होता है, इसमें जो रिडक्शन होता है वॉल्यूम में, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ठीक है, once the primary consolidation is completed, any further reduction in volume may takes place due to plastic readjustments of the particles. ठीक है, this is known as secondary consolidation या फिर creep. For a certain type of soil such as peat and organic soil, this component is important, but for stiff soil, clay, this is negligible. मतलब कि जो ऑर्गेनिक सॉइल वगैरह होती है, ठीक है, उनमें ये इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट क्यों होता है कि उनमें जो पार्टिकल्स के, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, उनमें जो चेंजेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन जब स्टिफ क्ले वगैरह होती है उनमें जो चेंजेस होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है,
स्टिफ क्ले और जैसे सैंड वगैरह होती है उसमें और ही कम होते हैं। तो ये चीज याद रखना कि हमें प्राइमरी कंसल्टेशन से ज्यादा दिमाग मारना है, मतलब हमारा पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट प्राइमरी कंसल्टेशन के इधर उधर ही घूमेगा। इमीडिएट और इनिशियल कंसोलिडेशन मतलब कॉम्पैक्शन, ये हम कॉम्पैक्शन वाली यूनिट में ही पढ़ेंगे पूरा कि कॉम्पैक्शन क्या होता है। हमें प्राइमरी कंसोलिडेशन एग्जैक्टली कंसोलिडेशन यही है जो हम इसमें पढ़ते हैं, और सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो होता है वो सॉइल पार्टिकल्स के रीएडजस्टमेंट की वजह से जो होता है वो होता है। ये तीनों स्टेज समझ में आई सबको? अभी पहले किसी ने पूछा था सर प्राइमरी कंसोल मतलब वाटर कंप्लीटली वो हो जाएगा उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, ड्राई हो जाती है या वो हो जाती है, ये सब क्लियर आ गया? अभी कोई डाउट किसी को? है किसी को कोई डाउट? हो गई तीनों स्टेज क्लियर? सेकेंडरी वाली में केवल ये याद रखना, सेकेंडरी वाली जो स्टेज होती है, बस सीधे सीधे कोई पूछे सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, ये कह देना बस उससे। सॉइल सॉलिड्स का जो रीएडजस्टमेंट होता है वो होता है सेकेंडरी स्टेज में, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब कि इसको प्रैक्टिकली डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो जो अपरटस यूज होता है उसको बोलते हैं कंसोलिडेमीटर या ऑर्डोमीटर। ये अपरटस तो दिख रहा होगा, वीडियो बेशक लैग कर रही हो लेकिन अपरटस तो दिखा होगा। मैंने मेरा अपरटस दिखाना ही था क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता है। और ये स्पेसिमेन, ठीक है, जिसमें हम सैंपल को रखते हैं। ये भी दो तरीके की होती है, एक तो फिक्स्ड रिंग एक फ्लोट, एक फिक्स्ड और एक फ्लोट, ठीक है। ये फिक्स टाइप है। फ्लोट में क्या करता है, दोनों ही मूव करती हैं। जैसे इसमें तो टॉप वाली मूव करती है, यहाँ जब प्रेशर लगाते हैं उसमें टॉप और बॉटम दोनों ही मूव करती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम सैचुरेटेड सॉइल सैंपल रखते हैं। क्यों क्यों सैचुरेटेड रखते हैं? क्योंकि हम कौन सी स्टेज पढ़ रहे हैं, प्राइमरी स्टेज कंसोलिडेशन, ठीक है। तो प्राइमरी स्टेज कंसोलिडेशन के लिए हम सेकेंड स्टेज के लिए हम सॉइल सैंपल कैसा रखते हैं, कंप्लीटली सैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेट करने के लिए वाटर रिजर्वायर है, इससे वाटर पास होता है, उसमें भी वाटर रिजर्वायर दिखाया हुआ था, उससे वाटर पास होता था। इस सैंपल को कंप्लीटली सैचुरेटेड रखते हैं ओवर अ टाइम, ठीक है। ये एक्सटेंसोमीटर क्या करता है, ये स्ट्रेन मेजर करता है। स्ट्रेन समझ गए होगे क्या होता है, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। सॉइल में कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है वो मेजर करता है। ये लोड अरेंजमेंट है, इसके थ्रू हम इसमें लोड लगाते हैं, ठीक है। लोड अप्लाई करने के बाद चेंजेस को डिटरमाइन करते हैं, उसके बेस पे हम इसके डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और उन कर्व्स की स्टडी से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकालते हैं। आई ये चीज समझ में या नहीं? इसकी वीडियो एक बार देख लेना, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो पूछ लेना। ये चीज आई समझ में या नहीं बेटा, बोलो जल्दी। इनिशियल कॉम्पैक्शन, प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन, इन तीनों में किसी को कोई डाउट? ठीक है। ये जो है वही जो लोडिंग कंडीशन दे रखी थी, ये वही लोड्स हैं। इनको क्या है 25 50, ये इसको क्या करते हैं डबल कर देते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। 100 के बाद 200, 400, फिर 800, फिर 1600, ठीक है। ट्वाइस द प्रीसीडिंग वन ये अरेंजमेंट कर देते हैं और इन इन टाइम इंटरवल पे नोट करते हैं, ठीक है। जैसे उसमें तुमने पढ़ा हुआ बेटा प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट, सॉइल का ही जो सॉइल के पार्टिकल है ना, उन्हीं के रीएडजस्टमेंट को बोलते हैं।
प्लास्टिक और इलास्टिक में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक एंड इलास्टिक? बोलो आदित्य, अब इतनी देर से डाउट पूछ रहे हो यार, ये तो खुद समझ जाना चाहिए था। और प्लास्टिक? हाँ, तो ये प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट का क्या मतलब है? ये अपनी शेप को रीगेन नहीं करेंगे, ठीक है। रीगेन नहीं करेंगे मतलब कि एक बार मान के चलो इनकी शेप में जो चेंज आ गया, इसकी वजह से कोई ना कोई स्ट्रेन आया होगा, ठीक है। उस स्ट्रेन को रीगेन नहीं करेंगे, उसको प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट बोलेंगे। इलास्टिक में उसको रीगेन कर लेंगे, बस ये अंतर है। आई समझ में? ठीक है, ठीक है। अब ये टेस्ट रिजल्ट है। अब टेस्ट रिजल्ट क्या है? ये डायल गेज की रीडिंग है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जैसा उसमें भी तुम देख रहे होगे, पहले 20 सेंटीमीटर 20 mm होगा, राइट? सेंटीमीटर तो नहीं होगा, इतनी बड़ी यूनिट नहीं होती। फिर 19.9 विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है? जो डायल गेज दे क्या रहा था? डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो उस डिफॉर्मेशन की रीडिंग है ये, ठीक है। वो वैल्यू क्या है? विद रेस्पेक्ट टू टाइम कम हो रही थी। भाई जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो वो वैल्यूज विद रेस्पेक्ट टू टाइम कम हो रही थी, वो तो वही एक कर्व शो कर रहा है, ठीक है। अब जो फाइनली हम कर्व ड्रॉ करते हैं वो सबसे पहला कर्व है ये, जो कि होता है वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस, एक ये कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है। वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस, वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। ये कर्व क्यों ड्रॉ करते हैं? जब हमारे पास ये था, ये इससे पहले एक और जगह आ चुका है, वो भी बता देना कहाँ पढ़ाया था ये। बोलो। बोलेगा कोई? एक जगह और ये करवाया है, कहाँ है? और इसको मतलब लॉग में रिप्रेजेंट करने का फायदा? किसी को याद नहीं है? गलत है। एग्जैक्टली, रोहित कुमार ने सही बताया, फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स रीजन क्या है इसको ड्रॉ करने का? स्मूथ कर्व बोल लो, या फिर जो स्लोप है ना उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। इसके हर पॉइंट पे वैल्यू चेंज होगी, इसके हर पॉइंट पे वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो उस कांस्टेंट वैल्यू को निकालने के लिए हम लॉग में कर्व ड्रॉ करते हैं। देखो, एक इस कर्व को याद रखना। इसमें क्या करते हैं, ये कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं पहले वो सोचो। इसमें क्या करते हैं? पहले लोडिंग करते हैं, ठीक है। फिर अनलोडिंग करते हैं, फिर रीलोडिंग करते हैं, ठीक है, क्ले के लिए। तो ये कंप्रेसिबिलिटी कैरेक्टर कैसे शो करती है क्ले, वो देखना है, ठीक है। पर सबसे पहले ये जो होती है नॉर्मली लोडेड प्री कंसोलिडेटेड, और व्हेन द क्ले इज सेंसिटिव और इनसेंसिटिव। देखो ये कर्व पढ़ लो। इनिशियली क्या है? लोडिंग की, ठीक है।
नोट किया वॉइड रेशियो कम हुए क्ले के केस में, ठीक है। अब क्या किया, अनलोडिंग की। अनलोडिंग करते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो रीएडजस्ट होते हैं, तो रीएडजस्ट होंगे, ठीक है। धीरे धीरे उसके अंदर से वॉइड्स बढ़ते हैं, वॉइड्स बढ़ते हैं, ठीक है, वॉइड्स बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम दोबारा रीलोड करते हैं, रीलोड करने पे फिर क्या होगा, वॉइड्स कम होंगे। तो ये उसका पूरी एक 2 लोड साइकिल हो जाती है, ठीक है। लोड साइकिल 1, लोड साइकिल 2। लोड साइकिल 1 क्या हुआ, पहले लोडिंग की फिर अनलोडिंग कर दी। लोड साइकिल 2 क्या हुआ, फिर लोडिंग कर दी उसके ऊपर, ठीक है, रीलोडिंग जैसे बोलते हैं। ठीक है, दो तीन और पैरामीटर होते हैं। एक तो होता है नॉर्मली कंसोलिडेटेड के लिए, और एक होता है ओवर कंसोलिडेटेड या फिर प्री कंसोलिडेटेड के लिए। नॉर्मली कंसोलिडेटेड के लिए क्या होता है, द प्रेजेंट इफेक्टिव ओवरबर्डन स्ट्रेस इज मैक्सिमम टू विच द क्ले लेयर हैज एवन बीन सब्जेक्टेड इन द पास्ट। समझो, जैसे ये कोई सैंपल है, ठीक है, मान के चलो ये ऐसे ही था, इसके ऊपर ये कोई क्ले है, इसके ऊपर कोई लोड नहीं था पास्ट में। अब क्या हुआ, हमने इसके ऊपर नया स्ट्रक्चर बनाया। अब इस स्ट्रक्चर की वजह से जो लोड आया ना, अभी तक का इस सॉइल पे वो मैक्सिमम लोड था, ठीक है, अभी तक का उस सॉइल पे वो मैक्सिमम लोड था, तो उसकी वजह से जो वो होता है उसको बोलते हैं नॉर्मली कंसोलिडेटेड, बोलते हैं नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, ठीक है। ओवर कंसोलिडेटेड और प्री कंसोलिडेटेड क्या होता है, जो पास्ट में ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस पे, मतलब जैसे यही था, यही कंडीशन थी, अब क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर रिमूव कर दिया यहाँ से, ठीक है। मान के चलो ये डिसमेंटल हो गया स्ट्रक्चर, ये रिमूव हो गया, तो इसमें जो प्रेजेंट पे जो स्ट्रेस है वो पास से कम हो गया, तो इसको बोलते हैं ओवर कंसोलिडेटेड। तो ये वाला जो कर्व है, ये वाला, इसमें क्या है, जो प्रेजेंट में जो स्ट्रेस है वो पास से ज्यादा है, तो ये किसका होगा, नॉर्मली कंसोलिडेटेड का, ठीक है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। इसको एनसीसी और ओसीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ओवर कंसोलिडेटेड में क्या होगा कि प्रेजेंट में कम होगा एज कंपेयर टू पास्ट। तो ये वाला जो कर्व है, ये वाला, इसमें क्या है, अभी जो स्ट्रेस है वो पास्ट के स्ट्रेस से कम था, क्योंकि इसमें क्या कर रहे थे, हम लोड को रिमूव कर रहे थे, तो ये क्या हो गया, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। आया इतना समझ में?